पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा ज़राई कवानीन को वापस लेने के फैसले के बाद भी आज के इजलास में हंगामा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अपोजिशन जमातें हैं जो कि MSP, पेगासस जासूसी, तनाज़ा, महंगाई, बेरोजगारी और चीनी तजावुजात जैसे मसाइल पर हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारी में है। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान 3 ज़राई कवानीन को मनसूख करने का बिल पेश किया जाना है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करेंगे। ये बिल आज वक्फा सवालात के बाद पेश किया जा सकता है। आपको बता दें, ज़राए के मुताबिक 3 ज़राई कवानीन लोकसभा से मंजूर होने के बाद आज ही राज्यसभा में भी पेश किए जाने का इम्कान है। कांग्रेस ने आज अपोजिशन जमातों की मीटिंग बुलाई है ताकि ऐवान में हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली तैयार की जा सके, लेकिन जराये के मुताबिक TMC इस मीटिंग में शिरकत नहीं करने वाली है। वाज़ेह हो के मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अपोजिशन जमातों की मीटिंग आज सुबह 9:45 पर बुलाई गई है। तो अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग शुरू होगी। अपोजिशन पार्टी ने ये मीटिंग बुलाई है और सबसे अहम बात इसमें यह है कि TMC इसमें शिरकत नहीं करने वाली है। वहीं सरमाई इजलास से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑल पार्टी मीटिंग की सदारत करेंगे। ये इजलास सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें ओम बिरला तमाम लीडरान से अपील करेंगे कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको पुरअमन तरीके से चलाने में वो उनकी मदद करें। वाज़ेह हो कि तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातों ने 26 नवंबर को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली यौम आइन की तकरीबात का बाइकॉट किया था। बिरला ने अपोजिशन जमातों की तरफ से तकरीब के बाइकॉट पर दुख का इजहार किया था। पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे विनीत झा इस वक्त जुड़ गए हैं। विनीत झा, आज का दिन काफी अहम होने वाला है, कई अहम चीजें आज होने वाली हैं और सबसे अहम पार्लियामेंट का इजलास। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज जिस तरह से मैं कृषि बिल को लेकर के मैं उसे वापस लेने को लेकर के प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में रखा जाना है। अब यहाँ पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इसे किस तरह से सरकार रखती है और क्या उस वक्त हाउस जो है वो ऑर्डर में रहता है और इस पर चर्चा होती है। काफी महत्वपूर्ण यह हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ऑल पार्टी मीटिंग में मैं हुई थी, जिसमें मैं पार्लियामेंट सेशन को लेकर के सरकार द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें मैं शांति व्यवस्था से पार्लियामेंट में सेशन का चले और पूरी तरह से स्मूथ रहे इसकी कोशिश की गई थी। लेकिन मैं जिस तरह से हमने विपक्षी पार्टियों का रवैया देखा, जैसा कि हमने देखा कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि थे, सांसद में है, उनका भी मैं साफ तौर पे कहना था, उन्होंने वहां से वॉकआउट कर गए और उनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार जो है वो किसानों के मुद्दे पर ना उन्हें मैं सदन में बोलने देती है, ना उन्हें मैं जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें बोलने दे रही है। हालांकि जब हमने इसको लेकर के केंद्रीय संसदीय में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की थी, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस को तैयार है, चर्चा को तैयार है। साथ ही साथ में सरकार ने जो मांगे विपक्षी पार्टियों ने रखी थी उन्हें मैं सबको नोट कर लिया और सब पर विचार कर रही है। तो दोनों ओर से हम देख सकते हैं कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो, अपने अपने तर्क है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि TMC की ओर से कल 10 पॉइंट की मांग रखी गई थी, जिसमें TMC चाहती है कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो, जिसमें संघीय ढांचे में को लेकर के भी चर्चा हो, महंगाई को लेकर के भी चर्चा हो, बेरोजगारी को लेकर के भी चर्चा हो और साथ ही साथ BSF में का जिस तरह से जो पावर है उनकी जो उनकी शक्तियां हैं उसको लेकर के भी चर्चा हो। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे मुद्दों हैं जिन पर सरकार और विपक्ष दोनों ही चर्चा करनी चाहती है। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि क्या इस पर चर्चा हो पाती है या फिर हमने देखा कि पिछला जो मानसून सत्र था वो भी बिना चर्चा के ही खत्म हो गया था, वो जो है हंगामा की भीड़ चढ़ गई थी। तो क्या इस बार में सदन में चर्चा होता है या हंगामा होता है, या आपसे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। बिल्कुल वही अविनीत, ये भी बताइएगा जिस तरीके से सारी अपोजिशन पार्टियां एक साथ मुत्तहिद नजर आ रही हैं, आखिर कांग्रेस और TMC के बीच में क्या ऐसी इख्तलाफात आ रहे हैं कि वो TMC इस मीटिंग में आने से इनकार कर रही है? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम TMC और कांग्रेस के
भूमिका को देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें, अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो टीएमसी जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है और तीसरी बड़ी पार्टी टीएमसी की है। तो जिस तरह से हम देखें कि जिस तरह से टीएमसी ने अभी हमने देखा कि कई लोगों में का विस्तार किया, जैसा कि हमने देखा त्रिपुरा में भी कई लोगों को जोड़ा है, गोवा में भी कई लोगों को जोड़ा है, दिल्ली में कई लोगों को जोड़ा है, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में कई लोगों को जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी चाहती है कि जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका है या मुख्य विपक्षी दल की जो जिम्मेदारी है वो अपने पास ले ले, और कहीं ना कहीं यही टकराव का कारण है, क्योंकि टीएमसी जिस तरह से अपने आप को एक्सपैंड कर रही है और जिस तरह से उसके पास अभी फिलहाल में संख्या बल है और जितना संख्या बल कांग्रेस के पास है, ऐसे में टीएमसी को लगता है कि अगर भविष्य में कुछ ऐसी संभावना बनती है कि विपक्षी पार्टियां जो अभी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास संघर्ष में आ जाएंगे और वो सरकार बनाने की स्थिति में होगी, तो उस वक्त निर्णायक भूमिका जो है या फिर जो सेंटर में है वो टीएमसी अपने आप को रखना चाहती है। और इसी कारण हमने देखा कि टीएमसी ने जब विपक्षी दलों की जो मीटिंग है वो कांग्रेस ने बुलाया, वो अपने आप को बड़े भाई के भूमिका में कांग्रेस में देख रही है। उसका विरोध जो है वो चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन उससे अपने आप को किनारा रखना अगर टीएमसी ऐसा करती है बिल्कुल, तो अब टीएमसी अपोजिशन के तौर पर लीड करना चाहती है, तो वहीं ओम बिरला भी अपोजिशन से ये अपील करेंगे कि वो उनको सरमाए इजलास में ताउन फराहम करें। विनीत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। पार्लियामेंट का आज सरमाई इजलास है, तीनों ज़राई कवानीन मनसूख होंगे, लेकिन किसानों की तहरीक कब खत्म होगी, इस हवाले से गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत किया। ये सुनते हैं। संसद का आज सत्र प्रारंभ होने वाला है, ऐसे में कृषि बिल रिपील हो जाएगा। क्या होगा, किसान आंदोलन क्या समाप्त होगा? हम जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से। राकेश जी, आज संसद में जो बिल है कृषि कानून वह रिपील हो जाएगा, तो क्या कहना चाहते हैं? और हो जाएगा, ठीक है। एक बीमारी है, जितनी जल्दी कट जाए उतनी जल्दी ठीक। बीमारियों का नाम नहीं लिया करते बार बार। आज अपना खत्म हो जाएगी, बीमारी का नाम भी खत्म और बीमारी भी खत्म। आंदोलन कब समाप्त? अरे आंदोलन तो मसले तो दूसरे भी तो हैं, जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। कोरोना और 3 काले कानून एक ही टाइम आए, दोनों खत्म होगी। देश से बीमारी थोड़ा खत्म होगी, बीमारी तो आज भी जरूर है। ऐसे किसानों की बीमारी है एमएसपी, जो मुद्दे हैं बैंक, केसीसी, डेयरी पे जो पॉलिसी आ रही है, सीड बिल, ये सारे हैं। इस पर सरकार बातचीत करे। मुकदमे जो किसान शहीद हुए हैं वे, ये सारे मामले। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो अगली आगामी बैठक है वह 4 तारीख की निर्धारित कर दी है, तो आगे क्या रणनीति बनने वाली है? 4 तारीख की 4 को बता देंगे, उससे पहले भी क्या बता दें। जब मीटिंग होगी तो 4 की आगे की रणनीति बताऊंगा। जब सरकार आपसे अगर बात करे, मुकदमे वापस ले जाए, कई ऐसी मांगे हैं, तो उसके बाद आंदोलन कब तक समाप्त हो जाएगा? और बात करेंगे जब भी तो करेंगे, जब सरकार को बताओगे बात सारी चीज। जुनूबी अफ्रीका समेत 12 ममालिक में पाए जाने वाले कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया में खौफ व हरासा का माहौल पैदा कर दिया है। जुनूबी अफ्रीका से कर्नाटक आने वाले 2 अफराद के कोरोना मुस्बत पाए जाने के बाद तशवीश बढ़ गई है। ऐसे वक्त में अब जुनूबी अफ्रीका से मुंबई पहुंचने वाले एक मुसाफिर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जुनूबी अफ्रीका के केप टाउन के रास्ते मुंबई से मुतसिल थाने जिला के डोंबिवली आने वाले इस शख्स की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत पाई गई है। मुतासिरा शख्स के नमूने अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। क्या जुनूबी अफ्रीका से मुंबई के करीब डोंबिवली के इलाके में आने वाला ये कोरोना पॉजिटिव ओमिक्रॉन वेरिएंट की जद में आया है या नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस मुतासिरा शख्स को म्युनिसिपल अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। आज वजीर आला के साथ रियासती काबीना की मीटिंग है। इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुमकिन खतरात को मद्देनजर रखते हुए मजीद एक्शन प्लान और हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ गए हैं। प्रशांत पांडे, बड़ी मुश्किल से महाराष्ट्र कोरोना से उबर रहा था और अब ये नई मुसीबत आन पड़ी है।
प्रशांत बताइएगा, बड़ी मुश्किल से महाराष्ट्र कोरोना से उबर पाया था, लेकिन अब और हालात बिगड़ने की उम्मीद की जा सकती है, क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि जो साउथ अफ्रीका से नागरिक आया है उसे आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है जी। और उसके जो सैंपल है वो भेजे गए हैं ये जानने के लिए जो नई बीमारी बड़ी तेज़ी से सामने आ रही है ओमिक्रॉन जी, वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, ये टेस्ट के बाद जो है स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान करने वाली बात होगी कि बीएमसी ने कल नए गाइडलाइंस जारी किए हैं जिसमें साफ तौर पर बीएमसी ने साफ कर दिया है कि बाहर से जो भी लोग आएंगे या तो वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, उनका टीकाकरण पूरा होना चाहिए, या तो उनके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए जो 72 घंटे पहले की होगी, अन्यथा उन्हें मुंबई में या महाराष्ट्र में कहीं पर भी सफ़र करने के लिए रोका जाएगा, उन्हें आइसोलेटेड सेंटर में क्वारंटाइन करके रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने कल ही जो है डॉक्टरों की जो टास्क फोर्स है उनके साथ बैठक की, उनके साथ ये चर्चा भी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नई बीमारी है कोरोना का ये बड़ी तेजी से फैल रहा है और इससे सावधानी नहीं बरती जाएगी तो एक बार फिर से मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति निर्माण हो सकती है। वहीं प्रशांत, आज भी तो रियासती काबीना की मीटिंग होने वाली है, तो आगे की हिकमत अमली इसमें तय की जा सकती है नए वेरिएंट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री संडे के दिन भी अगर बैठक करते हैं और बीएमसी गाइडलाइंस जारी करती है तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा सीरियस मैटर है जी। और इसी चीज को लापरवाही नहीं बरतना है जिसके चलते नई गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर मुंबई महाराष्ट्र में बाहर से कोई भी आता है सफर करके तो वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए या तो उसके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए जो 72 घंटे पहले की होगी। बिल्कुल, तो तमाम तर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। वहीं आज की मीटिंग भी अहम होने वाली है क्योंकि किस तरीके से इस वेरिएंट को रोका जाए इस पर खास नजर बनी रहेगी। प्रशांत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान मरकजी हुकूमत ने इतवार के रोज खतरे वाले जुमरे के ममालिक से आने वाले या उन ममालिक के जरिए हिंदुस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया है। इसके अलावा नए हुक्म के बाद मुसाफिर को सैंपल टेस्ट के नतायज आने तक एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये जानकारी मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा नजरसानी शुदा रहनुमाया खतूत में दी गई है। वजारत सेहत के मुताबिक खतरे के जुमरे के ममालिक के अलावा दीगर ममालिक से आने वाले लोगों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की इजाजत होगी, लेकिन 14 दिन के लिए इन मुसाफिरों को अपनी सेहत की निगरानी करनी होगी। वजारत ने कहा कि दूसरे ममालिक से आने वाले 5% मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जाएगी और मुताल्लिका एयरलाइन को हर फ्लाइट से आने वाले 5% लोगों की शिनाख्त करनी होगी जिनका टेस्ट किया जाना चाहिए। ताहम वजारत उनके नमूनों की जांच के इखराजात बर्दाश्त करेगी। मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति श्रीवास्तव, फिर से वही गाइडलाइंस को दोहराने की जरूरत है, हालांकि हमें भी मोहतात रहना होगा इसमें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि जिस तरीके से ये जो नया जो वेरिएंट है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो दहशत है उसको लेकर नई गाइडलाइंस तैयार की गई हैं और नई गाइडलाइंस के तहत जो एयरपोर्ट पे जो लोग आएंगे, जो बाहर देश से जो लोग आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उनको एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। और साथ ही जिस तरीके से कोविड के लगातार जो केस अब दोबारा से एक बार तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसको देख के मास्क से लेके जो प्रोटोकॉल था, जो गाइडलाइंस थी, जो कोविड की प्रोटोकॉल था, उनको फॉलो करना मस्ट कर दिया गया है। यानी कि आपको मास्क लगाना कंपलसरी हो गया है, 2 गज की दूरी ज़रूरी हो गई और साथ ही जो अगर किसी को भी लक्षण दिखते हैं सर्दी जुकाम खांसी का तो उसको तुरंत से तुरंत टेस्ट करने की को कहा गया है। और साथ ही कल स्वास्थ्य मंत्रालय में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, वर्चुअल बैठक बुलाई थी, सभी राज्यों के हेल्थ सचिवों के साथ ये बैठक हुई थी और उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से केस लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए ये बैठक बुलाई गई थी। प्रीति, ये भी बताइएगा किन किन दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए ये लाजमी होगा, क्या कुछ स्पेसिफिक मुल्कों की निशानदेही की गई है? प्रीति,
चलिए, तो लगता है प्रीति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान भावी इमदाद इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कनाडा में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हो गई है। कनाडा की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मुसाफिर इस नए किस्म से मुतासिर पाए गए हैं। ये दोनों मुसाफिर हाल ही में नाइजीरिया से लौटे हैं। दिल्ली में आज से तमाम क्लासों के लिए स्कूल खुल गए हैं। आज से वर्क फ्रॉम होम भी खत्म हो रहा है। दिल्ली हुकूमत ने एक खत जारी करके इसकी जानकारी दी है। वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि दारुल हुकूमत में स्कूल आज से खुलेंगे। आलूदगी की बढ़ती हुई सतह की वजह से दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए थे। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हुकूमत तक सभी ने दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद करने पर इत्तेफाक किया था, जिसके बाद बच्चों को आलूदगी से बचाने के लिए स्कूलों को अगले हुक्म तक बंद कर दिया गया था। ताहम बाद में हुकूमत ने बुध को बताया था कि तमाम स्कूल 29 नवंबर से खुल जाएंगे। तो आपको बता दें, आज से वर्क फ्रॉम होम भी खत्म हो रहा है। वहीं सभी क्लासेस के स्कूल भी खुल रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नजर हुकूमत ने इन तमाम चीजों को बंद करने का फैसला किया था। लेकिन अब दिल्ली हुकूमत का जो हुक्म है है। मजीद नुमाइंदा रचना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रचना, तमाम तर चीजें फिर से पटरी पर आ रही हैं। आलूदगी को लेकर कुछ खातिर ख्वाह नतायज नहीं नजर आ रहे। रचना, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? तो हम अपनी नुमाइंदा रचना से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी के पेश नज़र स्कूल्स बंद किए गए थे। वहीं वर्क फ्रॉम होम फिर से शुरू किया गया था, लेकिन आज 29 नवंबर है। दिल्ली हुकूमत के हुक्म के मुताबिक ये सरगर्मियां फिर से बहाल हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त रवैया अपनाने के बाद दिल्ली एनसीआर में आलूदगी को कम करने के इकदामात पर कई फैसले किए गए थे। 3 जजों की बेंच आज होने वाली आलूदगी के मामले पर समाअत करेगी। बेंच में सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आलूदगी की सतह को कम करने के लिए तमाम तरमियाती कामों पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया था। दूसरी तरफ आज भी दिल्ली की हवा इंतहाई खराब है। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।